जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट टॉपिक IFRS 15। लास्ट टॉपिक है हमारा। सर ये पिछले टॉपिक में हमें थोड़े मसले हैं इसके, ये एग्जाम्पल जो होमवर्क आपने दिया तो उसमें बताइए कौन सी थी? एग्जाम्पल 5 में 1 और 6 जो पॉइंट्स है उसमें थोड़े क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ जी, इसमें पॉइंट नंबर 1 आप बोल रहे हैं? सर पॉइंट जी और पॉइंट 6। ओके, देखें यहाँ पर वो लिख रहे हैं जी कि ऑन February 28, 2018 द कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग thereby offering 5 million shares for ₹25 each. All shares were subscribed and company received the subscription money by 31st March 2018. अच्छा, 28 फरवरी को कंपनी जो है ना वो पब्लिक ऑफरिंग कर रही है। जिस तरह राइट इशू करते हैं, राइट इशू और पब्लिक ऑफरिंग में मैंने डिफरेंस बताया था कि राइट इशू जो है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, जबकि पब्लिक ऑफरिंग जो है वो यानी होल पब्लिक को की जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट वही होगा। अब जैसे 5 मिलियन शेयर्स हैं, 25 में इशू कर रहे हो, पार वैल्यू 10 है, तो 5 इंटू 10 करोगे तो ये शेयर कैपिटल में आएगा। ठीक है, 5 मिलियन इंटू 10 यानी 50 मिलियन की अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में आ जाएगी। और उसके बाद जो 5 मिलियन इंटू 15 रुपीज है, ये 25 है ना टोटल, इसमें जो 15 रुपीज की अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम में चली जाएगी। ठीक है जी, ये तो सिंपल है, शेयर कैपिटल में ऐड होगा और शेयर प्रीमियम में ऐड। और सर ये यहाँ पे जो हम रेशो आप बता रहे हैं कि 10 के साथ कर लें और 15 के साथ कर लें, इसका कैसे पता चलेगा हमें? देखिए ये बड़ी सिंपल है, ऊपर पार वैल्यू देखो ना क्वेश्चन में, पार वैल्यू कितनी है? 10। जो पार वैल्यू वो कभी चेंज नहीं होती, जो उससे ऊपर अमाउंट है ना वो प्रीमियम है। समझ आ गई बात? Number 6, Board of Directors of the company approved interim dividend of 1.5 per share on the third quarter ended 30th September. ये 2019 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड जो है वो अप्रूव किया है। अब इंटरिम डिविडेंड 1.5 पर शेयर। अच्छा, अब आपने देखना ये होता है इस डेट तक जितने शेयर इशू हो चुके हैं, वो तो यहाँ से नहीं पता लगेगा, वो तो जब आप ये सारे ऐड करोगे जो जो शेयर कैपिटल में आ रहा है तब पता लगेगा। तो जितने शेयर आपके पास आ रहे हैं उस टाइम तक उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो इंटरिम डिविडेंड होगा। और जो अमाउंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होगी। ठीक है जी। अब देखो साल के शुरू में ये 100 मिलियन का शेयर कैपिटल है और 10 रुपीज का एक शेयर है, इसका मतलब 10 मिलियन शेयर हुए। फिर आपने पब्लिक की ऑफरिंग की 5 मिलियन की, 15 मिलियन हो गए। इस तरह आगे भी कहीं पे अगर कुछ शेयर आ रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। जितने ऐड होकर नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। जिस डेट को आप डिविडेंड दे रहे होते हो उस डेट तक जितने शेयर इशू हो चुके होते हैं सब पर डिविडेंड जो है वो आप कैलकुलेट करना होता है। ठीक है सर, ये पॉइंट नंबर 2 में इशू ये था कि इसमें जो मेरी वैल्यू आ रही वो 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 आ रही है जी, और 60,000 आ रही है अमाउंट। इन्होंने 40,000 कैसे लिखा हुआ? इन्होंने 40,000 कैसे लिखा हुआ है? देखो बेसिकली ये एनुअल डिविडेंड जो आपने दिया है ना, अनाउंस किया है, ये एनुअल डिविडेंड, इसकी पेमेंट बेशक मार्च में हो रही है, फरवरी को और अप्रूव हुआ मार्च को, ठीक है, लेकिन ये 31 दिसंबर से रिलेट करता है। तो ये ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। ओपनिंग कैपिटल है 10 मिलियन और इनटू 4 40 मिलियन। ठीक है, वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं आएगा बीच में 5,000? ऑफरिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिविडेंड उससे पहली डेट है ना, यानी डिविडेंड जो है 17 का है ना, तो उस वक्त तक आप देखें, उस वक्त तक तो 10 मिलियन था। ठीक है थैंक यू। ना साथ साथ क्वेश्चन इस पे एक ही रह गया, वो भी कर लेना है। तो मैं जरा आज शुरू कर रहा हूँ आपका आखिरी टॉपिक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें सर जी जी सर इसका जो पॉइंट नंबर 4 है सर जी,
सर इसमें जो है इसने कहा गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसने भी 5 पर शेयर दी हुई है वैल्यू, और आगे जो शेयर होल्डर है सर उसने भी 4 पर शेयर दी हुई है, तो इसमें से कौन सी लेंगे? देखो जो अप्रूव हुई है वो लोगे ना आप, इसमें मसला क्या आ रहा है आपको? सर इसमें जो है जो पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है जी जी। सर, फर्स्ट टाइम इसने जो है आई थिंक 6 रुपीज ली हुई है, और सेकंड टाइम इसने जो है दूसरी ली हुई है 4.25। नहीं 4.25 आना नहीं चाहिए, कि वो तो देखो रिकमेंड किया ना, और जबकि अप्रूवल कितनी हुई है 6 पर शेयर की, ठीक है। जितनी अप्रूवल होती है उतना ही आप रिकॉर्ड करते हैं, आपको जो अप्रूव हो जाएगा वो आपने डिविडेंड देना है। तो अगर उसने 4.25 पे किया तो गलत किया उसने। ओके सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मैं जब IFRS 15 पे मूव करूंगा। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा आप, ये थ्योरेटिकली जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो तभी आप कर सकते हो जिस वक्त आपको स्टैंडर्ड का पता हो कि इसके रूल्स क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है, सब हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कशन करेंगे IFRS 15 को। बेसिकली IFRS 15 जो रिलेट करता है वो रेवेन्यू से करता है, इसका जो मेजर पोर्शन है। वैसे तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आती हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में मेजर है वो रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अब देखें, नॉर्मली आप बिजनेस करते हो, हर बिजनेस में एक रेवेन्यू होता है, चाहे वो सेल की फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज की फॉर्म में हो, ठीक है, या आपकी गुड्स की फॉर्म में हो, वो सारा रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होना है, वो IFRS 15 ने पूरी डिटेल हमें समझाई। ये नहीं है कि जिस दिन सेल करोगे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे, वो भी हो सकता है, लेकिन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है जो स्टैंडर्ड के अंदर आ रही हैं। तो इसलिए मैं मूव करूंगा सबसे पहले कोर प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है जी। IFRS 15 जो है वो एक कोर प्रिंसिपल पर बेस करता है, ठीक है। और वो क्या है, वो ये कहता है जी कि IFRS 15 में द एंटिटी is to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of goods or services to the customers। अच्छा, ये मैनर क्या चीज है, देखो इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से। देखें, आपके बिजनेस की नेचर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे आजकल एक ई मार्केटिंग जो है या ई बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, ई कॉमर्स जिसको कहते हैं। अब हमारा सपोज एक बिजनेस है जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद फिर हम उसको डिलीवर करते हैं, और डिलीवरी में अज्यूम करते हैं 3 डेज हमारे लग रहे हैं, और फिर वो पर्सन रिसीव करता है कोरियर से, रिसीव्ड बाय कोरियर, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑनलाइन ऑर्डर जब हमारे पास आता है तो पेमेंट रिसीव नहीं होती, यानी नो पेमेंट, यहां पर हमें पेमेंट नहीं आई। पेमेंट हमारा गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा कोरियर सर्विस वाला। अब कोरियर ने इसको कलेक्ट करने के बाद हमें 2 डेज फर्दर लगाए पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक मैं सेल कर रहा हूँ यानी डिलीवर कर रहा हूँ स्टॉक 1 जनवरी को, तो उसकी पेमेंट मेरे पास आ रही है 5 जनवरी को। अब क्वेश्चन ये है कि किस दिन मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, प्लीज, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे हो रहा है, ताकि मैं लिंक कर सकूं उन चीजों से जो कि आगे आएंगी, जो रूल्स हैं, ठीक है। इसलिए ये याद रखना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि ये अब जैसे मैं ये कहूँ 1 जनवरी को भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है, 5 जनवरी को भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है, इवन 3 जनवरी को भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है। अब किस दिन होगा, ये फिर IFRS 15 की जो 5 स्टेप अप्रोच है उसको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर सिंपल इतना बता रहा है कि बेसिकली एक मैनर जो है जहां से आप गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर करते हैं, वो डिसाइड करता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। अब एक कस्टमर है, आप बिजनेस कर रहे हो, शॉप है आपकी, और अगर एक कस्टमर आता है वो आपको पेमेंट करता है और गुड्स ले जाता है, आप उसी वक्त सेल रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। वो तो जनरल सी वजह है, आज ही दिया और आज ही आपने ट्रांसफर कर दी गुड्स,
तो खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन जहां पर आपकी पेमेंट किसी और डेट को हो और गुड्स की जो रिसीविंग और कंट्रोल ट्रांसफर जो है वो किसी और डेट को हो, तो फिर हमें ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी होता है कि रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सेकंड कह रहा है एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन the entity expects to entitle to in exchange for those goods and services। अब यहाँ पर अमाउंट, वो कह रहा है कि अमाउंट, किस अमाउंट पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। एक तो डिसाइड हो गया कि रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज होना है जी, 3 को, नॉर्मली इसका थर्ड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसकी रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जी। सर अगर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट हुई हो तो फिर? ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट हुई हो तब भी देखें, टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने पेमेंट तो एडवांस रिसीव कर ली, लेकिन आप उसको ये कह देते हो कि जी अगर तो गुड्स आपको पसंद आएंगी तो रखिएगा, अदरवाइज आप रिटर्न कर दीजिएगा। ये भी मार्केट में डायनामिक्स है, ठीक है। तो फिर आप यकम जिस दिन पेमेंट आई है उस दिन तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना, ठीक है। इसका मतलब है वो अभी जब तक वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा उस वक्त तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। अभी तक मैं इन शॉर्ट ये बता दूं कि जिस दिन कंट्रोल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो जाता है उस पार्टी को जो बायर होती है, उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अब इसके 5 स्टेप हैं कि 5 स्टेप पे जाकर हम इसको डिसाइड करते हैं कि व्हेन द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, अब दूसरी ये जो बात कर रहे थे अमाउंट की, तो देखो ये तो हो गया, अमाउंट किस पे रिकॉग्नाइज होगी। कह रहे हैं the consideration the entity expects to entitle to in exchange for those goods or services। अब देखें, जिस वक्त मैं गुड्स बेचता हूँ उसके साथ एक प्राइस तय होती है, उसमें मैंने कोरियर वाले को भी पे करना है, हो सकता है कोई कमीशन भी बीच में इन्वॉल्व हो, तो मेरे पास जो रिसीट आएगी वो तो उससे कम होगी जो असल में ऑर्डर आया। तो लिहाजा अब यहाँ डिसाइड करना जरूरी है कि रेवेन्यू कितनी अमाउंट में रिकॉग्नाइज करूंगा। तो सिंपल IFRS 615 ये जो कोर प्रिंसिपल में हमें ये बता रहा है कि व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, नंबर 1, एंड नंबर 2 इन यानी बाय हाउ मच अमाउंट, कितनी अमाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ये दो बेसिकली कोर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं IFRS 15 में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट मैं मूव करता हूं स्लाइड में। ये जो मैंने अभी आपसे बात की थी 5 स्टेप अप्रोच, हमारी ये जो अप्रोच है जो इसमें हम यूज करते हैं IFRS 15 में, वो 5 स्टेप है और एक एक स्टेप हमने डिटेल में यानी इन डेप्थ डिस्कस करना है। अभी तो खैर 5 स्टेप लिखे आएंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर, यानी जो कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको, उसमें से आप मेन क्लॉजेस आइडेंटिफाई करोगे, यानी व्हाट विल बी द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा यही 5 स्टेप मैं उसी एग्जांपल पे लगा के दिखाता हूँ। अब हमारे पास हमारा बिजनेस की नेचर हमने क्या डिसाइड की थी कि हमारे ऑर्डर आता है, ऑर्डर पे हम डिलीवर करते हैं और डिलीवर करने के बाद जब डिलीवर करते हैं तो कोरियर वाला कैश रिसीव करता है और उसके बाद गुड्स जो है वो हमें वापस, हम कैश हमारे पास आ जाता है, यानी हम रिसीव कर लेते हैं कैश। यानी ये पूरा मैकेनिज्म है जिसको हमने बताया, मैंने बात की थी, ये 1 जनवरी को हुआ, 3 जनवरी को कैश रिसीव हुआ, ये कोरियर वाले को मिला और 5 जनवरी को मेरे पास आ चुका है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी क्या है। अब अगर हम टर्म एंड कंडीशन की बात करें, जब ऑर्डर आता है तो वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके थ्रू अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। वो टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक जिस दिन हम डिलीवर करेंगे स्टॉक, वो पेमेंट उस दिन करेगा जिस दिन स्टॉक रिसीव हो जाए। अब हमारे पास रिस्क क्या होता है कि ये फेक ऑर्डर भी हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन ने ऑर्डर भेज दिया हो जो कि उसने गलत नंबर गलत एड्रेस दे दिया हो, ठीक है। तो उस सूरत में तो डेफिनेटली हमारा जो कोरियर पर्सन जाएगा उसको डिलीवर करने के लिए तो वो गुड्स वापस आ जाएंगी, तो उससे पहले तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते हैं। व्हाट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सिंपली promises to do something, यानी जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय किए हैं वो आप प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं। अब ये दो पार्टीज हैं, एक बायर और एक सेलर। बायर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग होगी और सेलर की सेपरेट होगी।
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है हमें इसमें, अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, कि ये ऑर्डर कितनी अमाउंट का है। सपोज ये ऑर्डर जो है ये 40,000 रुपीज का है, ठीक है। अब यहाँ तो चूंकि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो इसलिए बड़ा क्लियर है, लेकिन बहरहाल ट्रांजैक्शन प्राइस में और भी फैक्टर आएंगे जिसको इन डिटेल हम सारा डिस्कस करेंगे। फिर स्टेप 4 में आ जाता है, अब हमने एलोकेट करनी होती है ट्रांजैक्शन प्राइस, किसको? टू ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। यहाँ पर तो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो लिहाजा यहाँ पर तो एलोकेशन का मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो 40,000 वहीं पर आ जाएगा। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, फर्दर आगे जाके हम ऑर्डर दे रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स का, ए बी और सी, 3 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और तीनों प्रोडक्ट्स की जो हमारी अमाउंट है वो 40,000 बनती है। अब इस 40,000 सेल जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो तीनों की सेल का या 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का पता होना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ए या प्रोडक्ट ए या सर्विस ए जो है उसको कितनी मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, बी का कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, सी का कितना रिकॉग्नाइज करना है। इसको कहते हैं एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। लेकिन जहां एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो वहां पर सारी प्राइस उसी को क्रेडिट होती है। मतलब मैं एक गुड्स एक गुड्स में से एक आइटम जो है वो सेल कर रहा हूँ। जब एक आइटम सेल कर रहा हूँ तो उसकी तो जितना भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी वो सारी की सारी उसी से रिलेट करेगी, तो एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आखिरी स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, and that is recognized revenue when or as an entity satisfies performance obligation। यानी जिस दिन performance obligation meet हो जाएगा उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। यानी जिस वक्त, इन अदर वर्ड्स, बहुत आसान वर्ड्स में मैं ये भी कह सकता हूँ when the transaction will be completed between buyer and seller, उस वक्त वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये 5 स्टेप अप्रोच है। अब इसके मुताबिक देखिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरा कंप्लीट हो रहा है 3 जनवरी, ठीक है, इस टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। तो यकीनी बात है मैं 3 जनवरी से पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। बस अगर मैंने 1 जनवरी को गुड्स डिलीवर कर भी दी हैं तो वो मेरी सेल नहीं कंसीडर होगी। जिस दिन डिलीवर हुआ और उस हमें एक मैसेज आ गया या हमें इंटीमेशन आ गई कि कैश हैज बीन रिसीव्ड, तो उसी वक्त मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, चाहे मुझे पेमेंट 2 दिन के बाद आ। उस वक्त मैं रिसीवेबल बुक कर लूंगा और आफ्टर 2 डेज जब पेमेंट रिसीव होगी तो मैं रिसीवेबल के केस उस कैश को रिसीव कर, ठीक है। तो अब इन 5 स्टेप को, ये जो मैंने 5 स्टेप डिस्कस किए हैं 1 2 3 4 5, इसको एक एक स्टेप को हमने इन डिटेल पढ़ना है कि ये आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब ये चूंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है तो जहां जो चीज नहीं समझ आएगी यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, आप वहां पे क्लैरिटी के लिए कीजिएगा। अभी आगे चल के ये जो मैंने लिखे हैं हो सकता है यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन जैसे मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा फर्दर तो आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट आइएगा। अब जरा यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। 2 डेफिनेशन है हमारे पास जो इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ रेवेन्यू। अच्छा, जनरली अभी डेफिनेशन पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं रेवेन्यू क्या होता है, तो ये तो आप पढ़ के आए हो जो फ्रेमवर्क में, ठीक है। बताओ क्या होता है रेवेन्यू, एनीवन, एनी स्टूडेंट? So earnings from sale of goods and services. अर्निंग फ्रॉम गुड्स और अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और एलिबोरेट करें और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करना चाहें तो आपके रेवेन्यू और इनकम में फिर फर्क क्या आएगा? देखो कभी कभी आप ये अदर इनकम भी तो लिखते हो ना, वो भी तो हो सकता है आपने सेल की हो गुड्स या कोई चीज सेल की हो या कोई सर्विस दी हो, उसके केस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हो आपने, तो वो अदर इनकम कहलाएगी, वो रेवेन्यू तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि रेवेन्यू और अदर इनकम में कुछ तो फर्क है। Revenue is basically amount generated from the sales of goods or services which are from principal revenue generating activity, main activity। यानी आपके हर बिजनेस की एक मेन एक्टिविटी होती है या एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज से जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जो भी अमाउंट जनरेट करते हो, ग्रॉस अमाउंट, दैट इज नॉन एज रेवेन्यू। ये सिंगल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है।
जैसे अगर एक सिंपल बिजनेस है शॉप का और मोबाइल फोन सेल फोन वो सेल करता है, तो सेल इज अ रेवेन्यू, क्योंकि उसकी मेन जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो यही है कि मैंने मोबाइल खरीदे क्यों है, इसलिए कि मैंने इसको सेल करना है। दूसरी तरफ अगर आप इसको लिंक करें, ऐसे बिजनेस है जहां एक से ज्यादा रेवेन्यू होती है। टेक द केस ऑफ अ सर्विस बिजनेस, जैसे हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल के अंदर आपके जो इनडोर पेशेंट फी है, कंसल्टेंट फी है, ऑपरेशन फी है, लेबोरेटरीज फी है, एक्सरे फी है, या अदर ऑपरेशन फी है, एनेस्थीसिया फी है, ये सारे के सारे मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है। ये सारे के सारे उसकी मेन प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो डिस्पोज यानी वेस्ट तैयार होती है डेली बेसिस पर, जैसे आपकी इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, उसकी जो वेस्ट तैयार होती है, उस वेस्ट की सेल करके भी आप अमाउंट जनरेट करते हो, दैट इज नॉट रेवेन्यू, बिकॉज इट इज नॉट प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें, वो कहता है इज अ इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ये लफ्ज बड़ा सिंपल है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो उसकी मेन एक्टिविटी है, जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है, वहां से जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसको आप नाम दोगे रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू के बाद सेकंड कस्टमर, क्योंकि हमारा कस्टमर इससे लिंक करता है। Customer is a party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of entity's ordinary activity. Again देखो ordinary activities, जो ordinary activities से आप उसकी आउटपुट को जो सेल करते हो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पार्टी से कर रहे होते हो उस पार्टी को आप नाम देते हो कस्टमर। ठीक है, अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, अब आइएगा 5 स्टेप्स। अब एक एक स्टेप हमने डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट की मेन क्लॉजेस, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड क्या गाइडलाइन देता है। वो हमें बताता है जनरल IFRS 15 मॉडल अप्लाइज ओनली व्हेन और इफ द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा जरूरी है, जिस वक्त अप्रूवल नहीं होगी उस वक्त तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा। अब एक एग्रीमेंट आप लिख लेते हो, दोनों पार्टीज एग्री होकर लिख लेते हैं, लेकिन जब तक सिग्नेचर्स नहीं होंगे, कॉन्सेंट नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, सेकंड, एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स, यानी हर पार्ट एंटिटी जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकती हो कि हर पार्टी का राइट क्या है। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी का राइट मेंशन है और दूसरे का नहीं है तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड, एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स फॉर गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। और एंटिटी आइडेंटिफाई कर सके कि गुड्स और सर्विसेज जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके अगेंस्ट पेमेंट टर्म्स क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट होगा। Number 4, the contract has commercial substance. This is very important. Commercial substance, that is risk, timing, or the entity's future cash flow is expected to change as a result of a contract, and it is probable that entity will collect the consideration. ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका कमर्शियल सब्सटेंस हो, यानी ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन कमर्शियल हो। अब कमर्शियल के लिए वो फर्दर बताता है कि द रिस्क, व्हाट इज अ रिस्क। रिस्क कहते हैं किसको है, अभी हमने फाइनेंशियल रेशियो भी पढ़ी, वहां पर भी इसकी डिस्कशन की कि रिस्क क्या होता है। रिस्क इज अ स्टेज ऑफ अनसर्टेनिटी दैट कैन बी मेजर्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी वो आपकी स्टेज अनसर्टेनिटी की जिसको आप मेजर कर सको विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उसको आप रिस्क का नाम देते हो। ठीक है, टाइमिंग और अमाउंट, ये तीन चीजें उसने लिखी है। एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसका रिस्क, उसकी टाइमिंग और उसकी अमाउंट जो है वो एक्सपेक्टेड टू चेंज, यानी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो चेंज हो जाए। जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मुताबिक आप रिस्क डिटरमिन करोगे, उसी के मुताबिक आप टाइमिंग यानी डिसाइड करोगे, और उसके साथ ही अमाउंट डिसाइड करोगे। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि आपके बिजनेस में कई कस्टमर्स होते हैं, हर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो,
हर कस्टमर के साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत रिलायबल होते हैं, जो बहुत अरसे से बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके साथ आप टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट करते हो। ऐसा कस्टमर जो आपसे ज्यादा गुड्स बाय कर रहा है, उसके साथ जो प्राइस एग्री करते हो वो जरूरी नहीं है कि सेम हो वही जो एक कस्टमर आपका कम अमाउंट में बाय कर रहा है। इसलिए ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। और किसकी वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मसलन मार्केट प्राइस बेशक 70 रुपीज पर यूनिट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी से और हमने उसे कहा जी क्या है, अगर आप 1 लाख यूनिट खरीदोगे और वो एग्री है 1 लाख यूनिट खरीदने का, तो हमने उसको 60 रुपीज प्राइस दे दी। अब नाउ इट इज दिस प्राइस इज चेंज्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जरूरी चीज आखिर में क्या है? इट इज प्रोबेबल। देखो प्रोबेबल का वर्ड हम अकाउंटिंग में कहाँ यूज करते हैं? इंग्लिश में इसका जो भी मीनिंग हो, अकाउंटिंग का इसका मीनिंग होता है द चांसेस ऑफ अकोरेंस। Chances of occurrence shall be greater than 50%. Yeah, in other words, the chances of occurrence shall be greater than the chances of non-occurrence. ठीक है, greater than 50%. अब देखिए अगर मैं ये कहता हूँ 60% चांस है कि वो ये इवेंट होगा, अब इसका मतलब 40% चांस है कि ये इवेंट नहीं होगा। अब आप देखें चांसेस ऑफ अकोरेंस ज्यादा हो गया चांसेस ऑफ नॉन अकोरेंस से, इसको हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबल। अगर आपको प्रोबेबल सिचुएशन ना हो तो आप तो सेल वैसे भी नहीं करोगे, ठीक है। द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, यानी जो अमाउंट आपने कलेक्ट करनी है उस सेल के अगेंस्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 50%, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन है, उस वक्त तक आप इसको नहीं रिकॉर्ड करोगे जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, अभी फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है। दिस इज नंबर 1, identify with the contract with customers. If the customer contract does not meet these criteria, जो अभी हमने ये पिछली स्लाइड पे क्राइटेरिया पढ़ा था, अगर ये फुलफिल नहीं होता आपका, तो उस सूरत में वो कहता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन ईदर या आइदर। अब रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट, यानी जो एंटिटी की तरफ से जो परफॉर्मेंस है, जो उसने प्रॉमिस किया हुआ था वो फुलफिल कर दिया, इज कंप्लीट as substantially all the consideration in the arrangement has been collected and is non-refundable। अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि हमने गुड्स डिलीवर की 1 जनवरी को, हमने गुड्स तो डिलीवर कर दी लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो है नहीं, इस तरीके से जो पहले हमने डिस्कस की, सब्सटेंशियली ऑल कंसिडरेशन इन द अरेंजमेंट हैज बीन कलेक्टेड, और जितनी अमाउंट है और मेरे पास कलेक्ट हो गई है, एंड इज नॉन रिफंडेबल, और नॉन रिफंडेबल है व्हेन once I have received the amount, even not I, if my courier company will receive the amount, this amount shall not be refundable to the customer। तो उस सूरत में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो वो भी अब अगर इसके पॉइंट से देखें तो 3 जनवरी। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉट रिफंडेबल, ठीक है। मसलन आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसे कहते हैं ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है सपोज, और इसके अंदर एक टर्म लिख देते हैं कि दिस इज नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर सेकंड पार्टी बायर इसको कैंसिल करती है, जो जितनी अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है, दैट विल बी नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉन रिफंडेबल। तो उस सूरत में भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। फॉर एग्जांपल, हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं और हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्टैंडिंग है, यानी उसकी डिमांड इज एक्सट्रीमली हायर। अब उसके लिए हम
कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेते हैं, हम 50% एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म ये है कि द अमाउंट ऑफ 50% विल बी नॉन रिफंडेबल। यानी अगर वो बायर बाद में इनकार कर दे कि मैंने गुड्स बाय नहीं करनी है आपसे, तो 50% वो क्लेम नहीं कर सकता, वो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन नॉन रिफंडेबल का ये मतलब नहीं होगा कि अगर फर्ज कीजिएगा मैंने 50% एडवांस लिया, गुड्स आ गई मेरे पास, मैंने उसको डिलीवर नहीं की और अब वो क्लेम करता है जी कि आपने मुझसे 50% लिया था, मुझे वापस करें, मैं ये नहीं कह सकता ये नॉन रिफंडेबल है, बिकॉज डिफॉल्ट जो हुआ या उसकी जो वायलेशन हुई है वो मेरे एंड से हुई है और मुझे ये अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉन रिफंडेबल का हरगिज ये मतलब नहीं। तो नॉन रिफंडेबल का यहाँ मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो पार्टी जो बायर है वो अगर इसको टर्मिनेट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी वो रिफ्यूज कर देती है कि मैं नहीं बाय करता, तो ये अमाउंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये अमाउंट जितनी मैंने रिसीव की हुई है दैट शैल बिकम अ रेवेन्यू, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड इज अ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा इन द एब्सेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड पर डिस्कस की। ठीक है, अच्छा अब ये एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और ये मैं आपसे पूछूंगा, जरा जितना अभी हमने पढ़ा उसके मुताबिक आप बताइएगा। मिस्टर अवैस एग्रीड ऑन 1 March 2017 to sell 5 cutting machine to Axiom Enterprises। यानी हमने एक एग्रीमेंट किया जिसमें हमने 5 मशीन जो है वो Axiom Enterprises को सेल करनी है। Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's rights cannot be identified। देखो ये टर्म एंड कंडीशन माइंड में रखेगा, वो उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज टर्म थी और यानी एक कंडीशन ये थी कि राइट्स ऑफ बोथ पार्टीज कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर ईच पार्टी राइट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो इसका मतलब है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट के जो वो क्लॉजेस है उसमें फॉल नहीं करेगा। ठीक है, on 31st March 2017, Mr. Awas delivered the goods and these were accepted by Axiom Enterprises after 10 days of delivery, that is April 10, 2017. Axiom Enterprises made the full payment and payment is non-refundable. Okay, so tell me when the revenue shall be recognized. Any student? Sir, April 10, 2017. 10th April? या 31st sir. मार्च? Sir, 10th April. अच्छा, 10th अप्रैल को। ठीक है, आप 10th अप्रैल को इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। अभी हम ये पिछली स्लाइड पे दोबारा आ रहा हूँ, जरा ये वर्ड पढ़िएगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं करता, जो इससे पहले पढ़ा था पिछली स्लाइड में, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा तो क्या करोगे? एंटिटीज, तो कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है? एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट, substantially all the consideration in the arrangement has been collected and is non refundable। ये तीनों लफ्जों को गौर से देखिएगा। मैंने गुड्स डिलीवर कर दी, गुड्स डिलीवर कर दी, यानी मिस्टर अवैस ने गुड्स डिलीवर कर दी 31 मार्च को, उसके अगेंस्ट 10th अप्रैल को पेमेंट भी, यानी उसने डिलीवरी भी रिसीव कर ली और पेमेंट भी कर ली। जैसे ही डिलीवरी रिसीव की इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट भी कर दी, ये दूसरी कंडीशन भी, उसके जो दूसरे वर्ड्स लिखे हैं वो भी फुलफिल हो गया और पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल भी है, सो डेफिनेटली द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब मैं रेवेन्यू इसका रिकॉग्नाइज कर दूंगा 10th अप्रैल। ठीक है, सो द मिस्टर अवैस शुड रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑन 10th April 2017 as it is the date on which the performance is complete and non-refundable payment is received। यानी ये वो डेट है जिस डेट को परफॉर्मेंस मुकम्मल भी हो गई और नॉन रिफंडेबल पेमेंट जो थी वो भी हमें रिसीव हो। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं।
इससे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं या एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते हैं, या आपके दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सेम नेचर के हैं, क्या उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या नहीं? इसके लिए स्टैंडर्ड हमें ये कहते हैं एंटिटी मस्ट कंबाइन। पहले वर्ड उसने स्टैंडर्ड ने बड़ा क्लियर लिखा, मस्ट, लाजमन कंबाइन करने हैं टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स enter into at or near at the same time with the same customer or related party of customer and treat them as a single contract if one or more of the following condition are present। देखो ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, यहाँ से हमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता लगी, यहाँ सिर्फ इतना बता रहा है कि दो और या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो उन्हीं एक ही वक्त में या उसके करीब करीब सेम कस्टमर से सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर एग्री हुए हो तो हम उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। The first contract are negotiated as a package with a single commercial objective। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो निगोशिएट किए गए एज अ पैकेज। देखिए बेसिकली होता ये है कि जब आप एक से ज्यादा काम कराते हो, जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सी चीजें आती हैं, यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ऑफ द प्रायर टू कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होती है चीजें, जिसके अंदर आपके अप्रूवल वगैरह का भी ट्रीटमेंट सारा होता है प्रायर टू कंस्ट्रक्शन, और इवन फिनिशिंग तक हम लेके जाते हैं जिसके अंदर इंटीरियर भी शामिल हो सकता है। अब इस दौरान आपकी कई कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये सारे सेम नेचर में फॉल करते हैं, तो अगर ये एज ए निगोशिएट, या अगर मैं सेपरेट काम करवाऊं मुख्तलिफ लोगों से, तो उसमें चांसेस ये हैं कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर से एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करें, बेशक हर चीज अलग निगोशिएट करके फिर सिंगल अमाउंट में इसको कन्वर्ट कर लें, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ठीक है। सेकंड, the amount of consideration to be paid in one contract depends on price and performance of the other contract। ठीक है, यानी जो आपने consideration to be paid जो पे करनी है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वन कॉन्ट्रैक्ट में, वो प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करती है, यानी ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। अब देखो, अब पेमेंट आपको तब तो नहीं मिलेगी ना एज अ कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आप पेमेंट तब तो नहीं लोगे जब बिल्डिंग तैयार कर दोगे। हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, इसके लिए 6 मंथ या 8 मंथ भी लग रहे हैं, क्या 7 और 8 मंथ आप अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस करोगे? नहीं, बल्कि आपको जितने जितने आपके कंप्लीट होता जाएगा टास्क, उसके साथ साथ आप बिल रेज करते जाओगे और आपको पेमेंट मिलती जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिपेंड करेगा ऑन अदर परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि अगर एक मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होता है तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन एग्जीक्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। एंड थर्ड, द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और सम गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी जो गुड्स और सर्विसेज आपने प्रॉमिस की है कॉन्ट्रैक्ट में, वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर होगी। जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम में बाय की जाए। मसलन आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हम 10,000 kg ऑफ मटेरियल बाय करेंगे और उसके लिए आप प्राइस एग्री हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप, इट इज नॉट नेसेसरी कि 10,000 वन टाइम बाय करो। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंट टाइम्स में भी बाय कर रहे हो तो वो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा, क्योंकि उस पर जो प्राइसेस एप्लीकेबल होंगी वो तमाम वही होंगी जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड। अब ये नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे पहली दफा मैंने 300 kg बाय किया, अगली दफा 700 कर रहा हूँ तो मुझे प्राइस कम या ज्यादा कर दे, नहीं, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। और जो यहाँ प्राइस एग्री अगर हो गई है सपोज ₹700 पर kg, तो अब ये हर दफा जितना भी वो हमसे बाय करेगा हम उसको 700 पर kg बाय करेंगे अप टू 10,000 kg। ठीक है, सो इसको हम कॉम्बिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, यानी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक पास पेपर के हवाले से भी मैं एक बात करूंगा, इसको हम बाद में ये एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पर स्पेस के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बाय किया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर बाय किया, बल्कि बनवाया आपने उसको,
और सॉफ्टवेयर के साथ साथ उन्होंने आपके साथ आपको अपडेट्स देने का भी कहा कि हम आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर जिस दिन आया है इस पे 2 मिलियन कॉस्ट आई, 20 मिलियन कॉस्ट आई हमारी, तो ये रेडी फॉर यूज है, अवेलेबल फॉर यूज, ये मेरा अवेलेबल फॉर यूज है। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वेन एवर एनी अपडेट विल बी देयर, तो वो हमसे हर अपडेट का 0.5 मिलियन चार्ज करें। अब ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, इवन दैट अपडेट्स आर लिंक्ड विद सॉफ्टवेयर, बट सॉफ्टवेयर कैन वर्क एज इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, यानी विदाउट अपडेट्स भी सॉफ्टवेयर चल सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि ये दोनों कंबाइंड सॉफ्टवेयर कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। इट शैल बी नोन एज डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे, पीओस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये सेपरेट है। फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ अगर एक अपडेट आता है, आप लेना चाहो अपडेट ले लो, नहीं लेना चाहते ना लो, इसमें कोई जरूरी तो नहीं है। तो लिहाजा ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हो कि इसको अपडेट करवा लिया जाए तो अपडेट करवा सकते हो, अगर नहीं अपडेट हो रहा तो आप तब भी तो काम कर सकते हो। अपडेट के बगैर तो ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर जाएगा या सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं करेगा। सो इसका मतलब ये अलहदा कंसीडर होगा, इसको आप डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बोलते हैं। लेकिन इसी के गेस जो ये एग्जांपल है जो आपके सामने आ रही है, यहाँ पर आपको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नजर आएगा, ठीक है, या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे। आदर लिमिटेड एंटर्स इनटू 2 सेपरेट एग्रीमेंट। अब ये दो सेपरेट एग्रीमेंट आपने किए हैं कस्टमर एक्स से। एग्रीमेंट ये है टू डिलीवर 10,000 ब्रिक्स फॉर रुपीज 100,000, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ये, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये है बिल्ड अ बाउंड्री वॉल फॉर रुपीज 20,000। अब ये देखा जाए तो ये गुड्स है और ये सर्विसेज है। तो बेसिकली आप इस तरह समझ लीजिएगा जैसे एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो, दो तरह के मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप कहते हैं जी रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे और हम आपको सर्विसेज देंगे, और एक होता है कि आप कंप्लीट बिल्डिंग का पैकेज कर लेते हो, उसमें गुड्स भी अब हमने डिलीवर करनी है, सर्विसेज भी हमारे हैं। जहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों हम ले रहे हैं, अब बाउंड्री वॉल बनानी है, और बाउंड्री वॉल के लिए मुझे ब्रिक्स चाहिए। हु विल प्रोवाइड द ब्रिक्स? एज पर एग्रीमेंट अ सेपरेट एग्रीमेंट हैज बीन मेड टू डिलीवर द ब्रिक्स। तो इसका मतलब ब्रिक्स भी हमने खुद ही डिलीवर करनी है और खुद ही बाउंड्री वॉल बनानी है। याद रखिएगा ऐसी सूरत हाल में इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ले जाओ, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। Combination of contracts, ठीक है। अब इसका ये सॉल्यूशन में देखिए मैंने लिखा है, the two agreements shall be combined and considered as a one agreement because contracts are negotiated, ये कॉन्ट्रैक्ट negotiated है with a single commercial objective of building a wall, ठीक है। यानी एक सिंगल कमर्शियल यानी ऑब्जेक्टिव है और वो है वॉल बिल्ड करना। द प्राइस ऑफ टू एग्रीमेंट्स इज इंटरडिपेंडेंट। Other Limited is probably charging high price for bricks to compensate for the discounted price for building the wall, ठीक है। बस अब फॉर एग्जांपल जो पर्सन वॉल बनाना चाहता है वॉल, अगर वो ब्रिक्स खुद खरीदता है और सर्विसेज किसी और से लेता है तो माइट बी पॉसिबल उसको कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो रही है। तो लिहाजा जब आप कॉम्बिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके कई बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हम इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करते हुए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो है सिंगल एग्रीमेंट कंसीडर करें, ठीक है। ये जितनी चीज मैंने आपके सामने डिस्कस की है ये सारी की सारी अभी हमारी फर्स्ट था। अब सेकंड स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे, स्टेप नंबर 2। And step number 2 is
आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी होती है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं। फर्ज करें आपकी एक ए लिमिटेड एक कंपनी है, बेसिकली ये सप्लाई करती है हैवी मशीन्स, सप्लाईज करती है हैवी मशीन्स। Now it enters into a contract with B Limited, यानी B Limited के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो उससे प्राइस चार्ज करते हैं 60 मिलियन, यानी एग्रीमेंट 60 मिलियन का एग्रीमेंट होता है, हैवी मशीन्स है। और साथ में वो उसके अब वो ये कहते हैं जी कि आई विल डिलीवर द मशीन, install the machine and provide free service, maintenance service, 2 years free maintenance service। ये मैंने इसलिए लिखी है कि जब हम इसके स्टैंडर्ड की वर्डिंग को पढ़ेंगे तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो चीज लिख रहा है ये तो वही है जो मैंने इससे पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस की, that performance obligation is a promise in a contract with the customer to transfer to the customer, यानी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक प्रॉमिस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने कस्टमर से किया है कि आप कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे क्या चीज, गुड्स और सर्विस, और ए बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी वो एक गुड और सर्विस भी हो सकती है, वो बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती है दैट इज डिस्टिंक्ट, जो एक दूसरे से अलग हो, गुड्स सेपरेट हो, सर्विसेज अलग हो। A series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern to transfer to the customer। ठीक है, यानी सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हो जो सब्सटेंशियली सेम हो और उनका जो पैटर्न है ट्रांसफर का कस्टमर को वो भी सेम हो। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम देंगे, प्रॉमिस का नाम देंगे। अब जैसे इसी एग्जांपल को अगर मैं इससे लिंक करूं, यहाँ पर ए लिमिटेड एग्री करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बी लिमिटेड से, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया नाउ ए लिमिटेड हैज प्रॉमिसेस। क्या प्रॉमिस किया है, सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं किया, उसने कहा है कि आई विल डिलीवर द मशीन, आई विल इंस्टॉल द मशीन एज वेल एज आई विल प्रोवाइड 2 years मेंटेनेंस सर्विस, 2 साल की फ्री मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करें। फ्री मेंटेनेंस यानी जब भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगी उनका पर्सन आएगा और वो उसको रेक्टिफाई करेगा विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट। ठीक है, लेकिन सर्विस का वर्ड ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई पार्ट चेंज होता है मशीन का और पार्ट खराब होने की वजह से मशीन खराब होती है तो पार्ट की पेमेंट कंपनी को करनी होती है, ये सिर्फ मेंटेनेंस सर्विस फ्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 years का एग्रीमेंट, ये 3 एग्रीमेंट है, दीज आर 3 promises, इट्स नॉट अ प्रॉमिस, इट्स अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सिंगल है लेकिन इसमें 3 promises है। अब ये कब प्रॉमिस जो है वो हमारा फुलफिल होगा, नंबर 1 डिलीवर, नंबर 2 इंस्टॉल एंड नंबर 3 प्रोवाइड 2 years मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है, अब इसके पॉइंट से एक फर्दर एक चीज और भी आपको बता दूं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के 2 ही तरीकेकार होते हैं, एक होता है एट अ टाइम, एट टाइम, और एक होता है ओवर द पीरियड। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, एट अ टाइम का मतलब ये है कि एट अ टाइम ये रेवेन्यू एक दिन में रिकॉग्नाइज हो रहा है, चाहे आज रिकॉर्ड हो 3 जनवरी को, 5 जनवरी को, 10 जनवरी को, जिस दिन कंडीशन फुलफिल होगी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, इसको एट अ टाइम कहते हैं। ओवर द पीरियड क्या होता है, यहाँ पर एक जो आपकी रेवेन्यू है या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो किसी एक दिन फुलफिल नहीं हो रहा बल्कि ओवर द पीरियड हो रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, डिलीवर की जो मैं बात करता हूँ कि मैंने गुड्स डिलीवर करनी है, जिस दिन डिलीवर कर दूंगा वो एट ए टाइम में फॉल करेगा, ओवर द पीरियड नहीं करेगा, चाहे डिलीवरी को 10 दिन लगे, 15 दिन लगे,
जिस दिन डिलीवर होगी उस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगा। इंस्टॉलेशन का जहां तक ताल्लुक है, इंस्टॉलेशन उस दिन जिस दिन मुकम्मल होगा। अब इंस्टॉलेशन को एक दिन तो नहीं लगना, ठीक है, लेकिन जिस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, अगर तो ये सर्विस आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली सर्विस की ओवर द पीरियड होगी। बस अगर 1 साल आपका टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन पर और उसमें आप कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे, वो 60 मिलियन में इंक्लूड है, तो फिर इंस्टॉलेशन ओवर द पीरियड बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टॉलेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक मशीन आपकी डिलीवर होने के बावजूद वो यूज में नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको भी एट अ टाइम लेते हैं। लेकिन जहां तक मेंटेनेंस सर्विसेज का ताल्लुक है, जो आप मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, ये 2 साल के बाद रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होना। जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा आप उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज करते चले जाओगे। तो इसलिए 2 करती है, एक एट ए टाइम, एक ओवर द पीरियड। यानी एक दिन में रिकॉर्ड होना है, चाहे आज रिकॉर्ड हो 10 दिन बाद हो। एक ओवर द पीरियड होता है, यानी ओवर द पीरियड आप उसको स्प्रेड करोगे, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, और ये एग्जांपल आ रही है आपके सामने। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। Pico Limited sells 10 washing machines for rupees 20,000 each to a retailer company RC. 10 machine sell की। PL also provides the following free of cost, following services free of cost, ठीक है, यानी ये सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर 1, फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस फॉर 3 years। अब आप 3 साल के लिए उसको फ्री सर्विस और मेंटेनेंस दे रहे हैं, राइट। नंबर 2, 10 kg of washing machine powder every month for the next 18 months, ठीक है। अब यहां जरा ज़हन में रखिएगा, ये ओवर द पीरियड आएगा, सॉरी एट अ टाइम, हाँ सर्विस है ना, तो ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड। यानी अब इसका जो रेवेन्यू है वो आपने 3 सालों में बराबर तकसीम करना है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते चले जाओ। सेकंड, 10 kg of washing machine every month for the next 18 month। हर महीने कंपनी ने ये भी आपसे प्रॉमिस किया है कि वो 10 kg वॉशिंग पाउडर आपको प्रोवाइड करे, तो इसका रेवेन्यू एट अ टाइम होगा, लेकिन 18 टाइम्स आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करें। जब वो आप उसको वॉशिंग पाउडर डिलीवर करेंगे आप उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें, ठीक है। A discount voucher for a 50% discount if next purchases is made in the next 6 months। और साथ ही आपने उसको एक 50% डिस्काउंट का वाउचर दे दिया और आपने उसको कंडीशन दे दी कि नेक्स्ट 6 मंथ में जिस वक्त वो चाहे वो आपसे बाय कर सकता है फर्दर वॉशिंग मशीन, लेकिन एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। इसका रेवेन्यू आपका एट अ टाइम आएगा। एट अ टाइम का मतलब क्या है कि जिस दिन वो इस डिस्काउंट वाउचर को तो यानी आप डिस्काउंट वाउचर को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, तो उसी वक्त मैं उसको गुड्स डिलीवर करूंगा 50% पर और मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। इसको ओवर द पीरियड नहीं लेंगे। अब कंडीशन 6 मंथ की है, अगर 6 मंथ एक्सपायर हो जाते हैं और वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो डेफिनेटली हाउ कैन वी रिकग्नाइज द रेवेन्यू। तो जिस चीज को मैंने सर्विस ही नहीं दी या गुड्स ही नहीं दी उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज क्यों होगा। अब अगर देखें तो ये बेसिकली गुड्स ही हैं, लेकिन ये फ्यूचर गुड्स हैं और लिंक करती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से। यानी 50% डिस्काउंट सिर्फ उसी को मिलेगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आज एंटर हो चुका होगा। यानी पीको लिमिटेड ने आरसी को अगर 10 मशीनें सेल की हैं तो फर्दर वो 6 मंथ के लिए उसको 50% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है फॉर नेक्स्ट परचेज। इन 10 मशीन्स पर नहीं, अगली जितनी भी मशीन्स बाय करेगा उस पर उसको 10,000 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली लिंक्ड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट आइएगा डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ द कंडीशंस आर मेट।
the customer can benefit from the good or service either on their own or together with other resources that are readily available to the customer. ये जो मैंने पैराग्राफ ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है उसको मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी सॉफ्टवेयर से, उससे जरा लिंक करके देखते हैं। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें आ रही हैं, एक सॉफ्टवेयर आ रहा है और एक अपडेट्स आ रही है। अब क्या इन दोनों को मैं एक सिंगल, है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करूंगा, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? अब इसके लिए इस वर्डिंग को गौर से देखिएगा। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस ईदर ऑन इट्स ऑन, यानी एक एज अ सेपरेट आप इस सर्विस से फायदा उठा सकते हो, और टुगेदर विद द अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर। सॉफ्टवेयर के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है अपडेट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए मुझे